In this lecture, we will discuss about the second quantization, and this is very important topic from this chapter. Repetitively, the question is asked from second quantization, either of real Kg field or of complex Kg fields. So, this is very important topic. So first of all, we have to know about the second quantization. What is second quantization? When we are talking about the second quantization, then what was the first quantization? This is also a natural question arise in your mind. So simply in classical mechanics, the observables are represented by the symbols, corresponding symbols. For example, यदि आपको मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो यू यूजिंग द सिंबल एक्स, और इसी तरह से मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप पी लेटर का यूज करते हैं. तो क्लासिकल मैकेनिक्स से जब क्वांटम मैकेनिक्स में जाना होता है, जैसा हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो दीज ऑब्जर्वेबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स. x को आप x कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, p को आप p कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी E को आप E कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये क्लासिकल से क्वांटम की तरफ अप्रोच करना, जैसे आप एनर्जी को आप टोटल एनर्जी लिखते हो, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्लासिकल मैकेनिक्स में. और जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आते हैं तो हमें एनर्जी के रिप्रेजेंटेशन के लिए हैमिल्टोनियन यूज करना होता है, हैमिल्टोनियन एच, और उस पर आप कैप लगाते हैं. और दिस इज अगेन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें आप पी को पी कैप और एक्स कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्लासिकल से क्वांटम की तरफ अप्रोच करना, ऑब्जर्वेबल्स को करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर की टर्म में लिखना, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वांटाइजेशन. ये है फर्स्ट क्वांटाइजेशन. आप एच साई इक्वल टू ई साई लिखते हैं, दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. और जब यहां एच और ई को करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स से आप रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाती है. और श्रोडिंगर इक्वेशन का आना ही एक तरह से जहां श्रोडिंगर इक्वेशन की शुरुआत होती है वही फर्स्ट क्वांटाइजेशन है. तो सिंपली फर्स्ट क्वांटाइजेशन तो क्लासिकल से हम क्वांटम की तरफ अप्रोच करें तो वह आपका फर्स्ट क्वांटाइजेशन है. अब बात आती है इस सेकंड क्वांटाइजेशन क्या है और इसकी नीड क्या है. तो हम सेकंड क्वांटाइजेशन की बात करें तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ फर्स्ट क्वांटाइजेशन. दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ फर्स्ट क्वांटाइजेशन. पहले जो क्वांटाइजेशन किया था फर्स्ट क्वांटाइजेशन, जहां आप क्लासिकल से क्वांटम में आए थे, उसका फिर दोबारा से क्वांटाइजेशन कर देना सेकंड क्वांटाइजेशन है. अब सेकंड क्वांटाइजेशन करेंगे कैसे और उसकी जरूरत क्या है, तो पहले हम जरूरत पे देखते हैं. एक्चुअली फर्स्ट क्वांटाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, या फर्स्ट क्वांटाइजेशन इज अनेबल टू एक्सप्लेन वेयर यू आर हैविंग ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मच नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अगर आपके पास पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा है तो फर्स्ट क्वांटाइजेशन आपको काम नहीं करेगा. बिकॉज मान लीजिए किसी भी पार्टिकल के लिए आपको श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है और सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल है, तो हर एक पार्टिकल के लिए आप श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते रहिए और फिर सारी प्रॉब्लम्स को, सारे श्रोडिंगर इक्वेशंस को कंपाइल करिए, इकट्ठा करिए, इकट्ठा करके आप एनर्जी निकालेंगे या वेव फंक्शन निकालेंगे. तो दिस विल बिकम वेरी टीडियस. बहुत मुश्किल होगा ये काम करना. एक बात तो यह है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तब आप
फर्स्ट क्वांटाइजेशन टेक्निक को या श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। और आप कहते हैं कि कर सकते हैं तो करिए, पर आपके पास कितनी श्रोडिंगर इक्वेशंस होंगी, किस किस पार्टिकल का आप वेव फंक्शन निकालेंगे, किस किस पार्टिकल की आप एनर्जी निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वांटाइजेशन से इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को, जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो, सॉल्व नहीं कर सकते। एक और बात है कि यार मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का सिस्टम है जहां पे आप पार्टिकल्स एनिलेट हो रहे हैं और क्रिएट भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए सपोज करें हम वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के जाने से बैलेंस बैंड में तो होल का क्रिएशन हो गया और इलेक्ट्रॉन का एनाइलेशन हो गया। तो इफ यू आर हैविंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, तो आपका श्रोडिंगर इक्वेशन किसी काम का नहीं है, यानी कि फर्स्ट क्वांटाइजेशन किसी भी काम का नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप सेकंड क्वांटाइजेशन को यूज करते हैं। तो मैंने यहां लिखा है श्रोडिंगर इक्वेशन दस इज ए नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम इक्वेशन फॉर ए सिस्टम containing a fixed number of particles, जैसा मैंने आपको बताया था। तो this method cannot use to deal the system in which the particles are created or destroyed, dealing with the interaction of electromagnetic field within the material particles, where the number of particles in the system necessarily changes। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मटेरियल पार्टिकल्स का इंटरेक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम इक्वेशन, जिसे आप श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, के द्वारा संभव नहीं है। तो उस लिए हमने क्या किया, सेकेंड क्वांटाइजेशन की टेक्निक यूज की है। और सेकेंड क्वांटाइजेशन में हम करते क्या हैं, तो जिस प्रकार से हम फर्स्ट क्वांटाइजेशन के अंदर या फर्स्ट क्वांटाइजेशन प्रोसीजर में ऑब्जर्वेबल्स को ऑपरेटर्स से रिप्रेजेंट करते थे, इन सिमिलर फैशन सेकेंड क्वांटाइजेशन में हम एक्स और पी जैसे ऑपरेटर्स थे उनकी जगह फील्ड ऑपरेटर का यूज करते हैं। और फील्ड ऑपरेटर क्या है, दिस आई हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स कि फील्ड के ऑपरेटर्स या फील्ड जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम फील्ड ऑपरेटर का सेकंड क्वांटाइजेशन के अंदर यूज करते हैं। अब जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए आप कोई सूटेबल लैग्रेंजियन डेंसिटी जो हमने डिस्कस किया वो इस तरह से लेते हैं, कर्ली एल इक्वल टू आई एच क्रॉस साई डैगर साई डॉट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m ग्रेडियंट ऑफ साई डॉट साई स्टार ग्रेडियंट ऑफ साई माइनस वी साई स्टार साई। और इसके लिए जो कॉन्जुगेट फील्ड है वो पाई आर टी, पाई एक्स टी या पाई आर टी, 3 डायमेंशन में ले रहे हैं तो आप आर ले लीजिए, और 1 डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप एक्स भी यूज कर सकते हैं। तो पाई इक्वल टू आई एच क्रॉस साई डैगर आएगा, और हैमिल्टोनियन डेंसिटी लिखा जाएगा हैमिल्टोनियन की जगह, और यह हैमिल्टोनियन डेंसिटी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज इक्वल टू पाई साई डॉट माइनस एल, और एल की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास हैमिल्टोनियन डेंसिटी ये आएगी, दिस कर्ली एच इक्वल टू
माइनस आई एच क्रॉस बाई 2m ग्रेडियंट ऑफ आई एच क्रॉस साई स्टार ग्रेडियंट ऑफ साई माइनस आई एच क्रॉस बी आई एच क्रॉस साई स्टार साई, और सॉल्व करके लिखें तो हैमिल्टोनियन डेंसिटी ये आ जाएगी। और फील्ड हैमिल्टोनियन आप इसका पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दीजिए हैमिल्टोनियन डेंसिटी का, तो आपके पास फील्ड हैमिल्टोनियन आ जाएगा। तो सेकंड क्वांटाइजेशन के प्रोसीजर में हम पाई, साई, पाई डॉट इनको एज एन ऑपरेटर यूज करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटाइजेशन। फर्स्ट क्वांटाइजेशन में आप x और p को एज एन ऑपरेटर ट्रीट करते हैं, जबकि सेकंड क्वांटाइजेशन में फील्ड ऑपरेटर, मैं बार बार कह रहा हूं फील्ड ऑपरेटर पाई और साई को हम यूज करते हैं। और इन पाई और साई के लिए जो कम्यूटेशन रिलेशन ये होते हैं, साई जिस तरह से एक्स और पी के लिए कम्यूटेशन रिलेशन होते थे फर्स्ट क्वांटाइजेशन में, ठीक उसी तरह से सेकंड क्वांटाइजेशन में साई और पाई के लिए ये कम्यूटेशन रिलेशन होते हैं। साई के लिए कम्यूटेशन रिलेशन साई एक्स डैश 0 के बराबर होगा यदि दोनों फील्ड ऑपरेटर एक तरीके के हैं, जैसे साई और साई, या साई डैगर और साई डैगर, पाई 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 डैगर पाई, इन सब के कम्यूटेशन रिलेशन 0 के बराबर होंगे। वाइल ऑन द अदर हैंड यदि आप पाई और साई का कम्यूटेशन रिलेशन निकालते हैं तो जैसा फर्स्ट क्वांटाइजेशन में आता था दैट वाज इक्वल टू डेल के डैश, तो वही डेल उसी तरह से ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, बाकी बात वही है कि साई और साई डैगर का कम्यूटेशन रिलेशन इस तरह से आएगा। यदि साई एक्स और साई डैगर एक्स है तब दिस विल बी इक्वल टू 1, और एक्स और एक्स डैश जो वेरिएबल है जिन पर साई डिपेंड कर रहा है ये डिफरेंट है, हम डिफरेंट फील्ड की बात करें तो फील्ड पॉइंट अगर डिफरेंट हो तो ये कम्यूटेशन रिलेशन 0 के बराबर आएगा, और फील्ड पॉइंट्स अगर सेम रिप्रेजेंटेशन में हो, सेम स्पेस में हो, तो कम्यूटेशन रिलेशन 1 के इक्वल आएगा। तो इन कम्यूटेशन रिलेशंस को हम सेकंड क्वांटाइजेशन में इस प्रकार लिख सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकंड क्वांटाइजेशन। तो बहुत क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि सेकंड क्वांटाइजेशन में हम कम्यूटेशन रिलेशंस फील्ड ऑपरेटर के लिए लिखते हैं। सबसे पहले आपको सुटेबल लैग्रेंजियन डेंसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, जो आपको पहले समझा चुके हैं हम। लैग्रेंजियन डेंसिटी से हैमिल्टोनियन डेंसिटी और फील्ड ऑपरेटर साई और पाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी केमिकल, तो जैसे हमने अभी निकाली थी, और उनको निकाल के उन फील्ड ऑपरेटर्स को स्टैंडर्ड मानते हुए हम क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑपरेटर के लिए क्या करेंगे, कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। यह सेकंड क्वांटाइजेशन प्रोसीजर होगा। तो प्रोसीजर में हमें यह करना होगा कि जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं, फील्ड ऑपरेटर्स हैं, उनको तो आप स्टैंडर्ड कम्यूटेशन रिलेशंस के लिए लिखिए, स्टैंडर्ड कम्यूटेशन रिलेशन ले लीजिए फील्ड ऑपरेटर्स को, फील्ड ऑपरेटर्स के लिए, और उन को लेते हुए आपको एनाहिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स के लिए कम्यूटेशन रिलेशंस फाइंड आउट करने होंगे। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सेकंड क्वांटाइजेशन। तो मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि फर्स्ट क्वांटाइजेशन क्या है। क्लासिकल से क्वांटम माना, श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करना, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वांटाइजेशन, और उस क्वांटाइजेशन का दोबारा क्वांटाइजेशन कर देना। और दोबारा क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि आप फील्ड ऑपरेटर्स का कम्यूटेशन रिलेशंस ज्यूम कर लें, फील्ड ऑपरेटर्स को ले लें, तो वो कहलाएगा आपका सेकंड क्वांटाइजेशन। अब हम सिस्टम ऑफ बोसॉन्स की बात करें तो सिस्टम ऑफ बोसॉन्स के लिए ये आप कम्यूटेशन रिलेशंस बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं पूरी तरह से पढ़ा चुका हूं। सिस्टम ऑफ बोसॉन्स में
ए के और ए एल डेकर इसका कम्यूटेशन रिलेशन ए के ए एल डेकर माइनस ए एल डेकर ए के, यह डेल एल के बराबर होगा। जैसा मैंने पहले बताया कि सिमिलर टाइप के ऑपरेटर्स हैं, ये ध्यान रखिए यहाँ पे ए के और ए एल डेकर या ए के डेकर जो भी आप लेना चाहें, यह एनिहिलेशन ऑफ क्रिएशन ऑपरेटर्स हैं बोसॉन सिस्टम के लिए। तो इनके लिए कम्यूटेशन रिलेशन ये होता है, और यह नंबर ऑपरेटर इस प्रकार बोसॉन सिस्टम के लिए डिफाइन किया जाता है, एन के इक्वल टू ए के डेकर ए के। द आइगन वैल्यूज ऑफ नंबर ऑपरेटर्स आप फाइंड आउट करना चाहें तो एन के को साई के पे ऑपरेट करा दीजिए, ये एन के आइगन वैल्यू आ जाएगी। और इफ यू पुट द वैल्यू फॉर द नॉर्मलाइज्ड, इफ साई के इज नॉर्मलाइज्ड, देन आप इसको इधर मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए साई के का, तो दिस विल बी इक्वल टू एन के, और दिस इज द रिलेशन। ऑफलाइन क्लास में भी ये हमने टीच करा दिया आपको। और इस रिलेशन से ये वाला रिलेशन जो है, यहां आप इसको ए के साई के लिख सकते हैं, ए के साई के। सो दिस इज इक्वल टू 1। So this is the square of this is equal to n k. n k इसके इक्वल है तो डेफिनेटली द आइगन वैल्यूज ऑफ n k शुड बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि बोसॉन्स सिस्टम के लिए आइगन वैल्यू 0 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है। एवरी वन नंबर इज अलाउड 0, 1, 2, 3, 4। इट मीन्स देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉर द बोसन सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक किसी भी बोसन सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी स्टेट में कितने भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट फॉर द फर्मियन सिस्टम दिस इज नॉट अलाउड। फर्मियन सिस्टम में या तो 0 होगी आइगन वैल्यू या 1 होगी, इससे ज्यादा आइगन वैल्यूज अलाउड नहीं होती। तो ये चीज ध्यान रखने की है कि बोसन सिस्टम की मेरे अलाउड आइगन वैल्यूज रियल और पॉजिटिव होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है। और यदि आप इस इक्वेशन नंबर 8 को ए के डेकर से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट से, ये प्रोसीजर हम बार बार करते रहें और पूरा सॉल्व करें, तो आपके पास आफ्टर सॉल्यूशन यू आर हैविंग इक्वेशन नंबर 9 है एन के डेकर साई के इक्वल टू एन के प्लस 1 साई के। तो क्लियरली बहुत क्लियर है यहां से कि जो आइगन वैल्यू है इस तरह के मल्टीप्लिकेशन से 1 से बढ़ गई है, इट मीन्स एन के डेकर एन के जब इस पे पूरे पे अप्लाई किया जा रहा है तो आपकी इसकी आइगन वैल्यू एन के से बढ़कर एन के प्लस 1 हो गई है। ध्यान रखें, दिस इज ऑपरेटर एंड दिस इज द नंबर एन के, दिस इज ऑपरेटर एन की डेकर एन की कैप। तो जब हम कह सकते हैं कि दिस होल ए के डेकर साई के इज आल्सो एन आइगन वैल्यू, it is an also eigenstate of number operator nk. A k dagger psi k is also an eigenstate of the number operator nk with increased eigenvalue, और increased eigenvalue कितनी है nk plus 1। तो इसीलिए हम A के डैगर को क्रिएशन ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि यह नंबर को क्रिएट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। सो दिस इज नोन एज द क्रिएशन ऑपरेटर। और सिमिलरली इफ यू अप्लाई ए के द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 8, देन आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन से साफ दिख रहा है कि A k psi k is again an eigenstate of number operator n k with decreased eigenvalue n k minus 1।
तो जब आप एन के को ए के साई के पे लगा रहे हैं तो आइगन वैल्यू कम डिक्रीज हो रही है, और इस डिक्रीज होने की वजह से इस ऑपरेटर एन के को आप ए के को आप क्रिएशन एनहाइलेशन ऑपरेटर कह रहे हैं या लोअरिंग ऑपरेटर। वन अनदर नेम ऑफ ए के इज आल्सो लोअरिंग ऑपरेटर एंड ए के डेकर इज द रेजिंग ऑपरेटर, जैसा मैंने यहां लिखा है। तो इस प्रकार से आप बोसन सिस्टम के लिए क्रिएशन और ऑपरेटर एनाइलेशन ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं। और यदि आप बोसन सिस्टम के लिए वैक्यूम स्टेट डिफाइन करना चाहें तो जैसे पहले किया था कि वैक्यूम स्टेट वो होगी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जीरो दे दे। इट मीन्स आप एनाइलेशन ऑपरेटर को स्टेट पे बार बार लगाते जाएं तो पार्टिकल एनाइलेट करता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब उस स्टेट में कोई पार्टिकल नहीं होगा। ध्यान रखिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ पार्टिकल इज जीरो। दिस इज नोन एज द वैक्यूम स्टेट फॉर द बोसन सिस्टम। और आप नंबर ऑपरेटर के लिए इस कम्यूटेशन रिलेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं कि एन के एल के दिस इज इक्वल टू जीरो। एन के की जगह लिखिए आप ए के डेकर ए के, और एन एल की जगह ए एल डेकर एल ए एल, और सॉल्व करें तो आपके पास यह जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑपरेटर्स आर साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड। थैंक यू।